नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास वह अब भी वहीं है का 16वां और अंतिम भाग। उस दिन जब लौटा तो तुम बहुत उदास थी। खाना मेरी वजह से बनाया था, नहीं तो शायद बनाती ही नहीं। साथ में बहुत कहने पर नाम मात्र को खाया। खाते समय ही मैंने तय किया कि आज ही तुमसे एक फैसला हर हाल में लेने को कहूँगा। लेकिन खाना खत्म होती तुमने कहा, शाम को फ़ोन पर तुमने कहा था कि पैर में बहुत दर्द हो रहा था, ठीक ना हुआ तो आओ तेल मालिश कर दूँ। तुम्हारी इस बात पर मैंने तुम्हें बहुत देर तक देखता रहा, तुम्हें बड़ी देर तक देखता रहा, क्योंकि पहले भी कई बार तकलीफ़ हुई थी। लेकिन तब कहने पर तुम लापरवाही से यही कहती थी कि दवा ले लेना, काहे को मुंह लटकाए बैठा है, बनता है बड़ा विलेन किंग। जब कई सारे नौकर थे तब तुम दिन भर में कम से कम 10 बार तो विलेन किंग का ताना मारती ही थी। लेकिन जैसे जैसे करीब आती गई वैसे वैसे यह ताना मारना बंद कर दिया था। मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखने लगी थी। उस समय तुमने मालिश के लिए इतने अपनत्व से कहा था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मुझे शांत देखकर तुमने कहा, चल लेट जा, मालिश कर देती हूँ। दिन भर काम में जुटा रहता है, बार बार कहती हूँ कि थोड़ा आराम भी कर लिया कर। तुम मालिश भी किए जा रही थी और बड़बड़ाई भी जा रही थी। थोड़ी देर में ही मैंने तुम्हें मना करते हुए कहा, रहने दे, तू भी तो थकी है, चल आराम कर। मगर तुम मालिश करती रही और रमानी बहनों को गाली देती रही, उन्हें धोखेबाज, आवारा, एहसान फरामोश बताती रही, जबकि मुझे उनका नाम लेने को भी मना करती थी। उस समय मैंने तुम्हें समझाते हुए कहा था कि दूसरों को देखकर उनके जैसा बनने के चक्कर में हम दोनों ने अपनी ही शांति खत्म करके बड़ी गलती की। भगवान ने अगर हमारी किस्मत में बड़ा होना लिखा ही होता तो हम बन जाते, जैसे ये रमानी परिवार बन गया। हमारी किस्मत में नहीं है तो हम बार बार कोशिश करके भी जहाँ के तहाँ बने हुए हैं। बड़वापुर शिक्षा बनने आया था, उसके लिए क्या क्या नहीं किया, कितने पापड़ बेले, भूखा प्यासा रहा, मजदूरों के दिए खाने पर जिंदा रहा। सुंदर हिडिंबा जैसी मालकिन की न जाने कितनी बार उल्टियां तक साहब की छब्बी तुंदियल जैसे अपने प्रिय लोगों को खो दिया, पुलिस की लाठियां खाई, या भी कहूँ कि फर्जी एनकाउंटर का शिकार होने से बचा। एक ने मुफ्त में मॉडलिंग करवा ली तो एक ने घटिया फिल्म में काम भी करा लिया। लेकिन आज तक फिल्म का नाम भी नहीं मालूम हो पाया कि क्या है। यहाँ इन बहनों ने क्या क्या नहीं कराया। लोग कहते हैं कि मेहनत करो फल मिलेगा। मैंने जी तोड़ मेहनत की, मगर वह फल नहीं मिला जिसके लिए मेहनत की। कारण शायद यही हो सकता है कि मैंने जानकारी के अभाव में मेहनत ही गलत की, या फिर मेरी किस्मत में जो बनना लिखा है वही बनता जा रहा हूँ। यही तेरे साथ भी है। तुम्हारे शौहर ने दूसरी औरत के चक्कर में तुम पर अत्याचार न किया होता, तलाक न दिया होता तो आज तुम मेरे साथ यहाँ ना होती। जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि जब शौहर के साथ थी शुरू में तो क्या सपने में भी सोचा था कि ज़िंदगी में यह सब करोगी जो किया अब तक। मेरी बातें बड़ी देर तक सुनते रहने के बाद तुम कुछ बोली? कुछ भी नहीं बोली। तुम बस मालिश करती रही। तुम्हारी चुप्पी से मुझे बड़ी खीज हुई। मैंने अपने पैरों को मोड़कर तुम्हें मालिश करने से मना कर दिया। कहा बस कर, थक गई होगी। मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ और तू है कि कुछ जवाब ही नहीं दे रही। मैं पागल वागल हूँ क्या? मेरे इतना कहने पर तुमको लगा कि मैं गुस्सा हो गया, तो तुमने कहा, गुस्सा काहे को हो रहे हो? मैं क्या जवाब दूँ तुम्हारी बातों? जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो। मुझे भी लगता है कि किस्मत में जो था हुआ हुआ, आगे जो लिखा है वही होगा। लेकिन मुझे जो और बहुत सी तकलीफ़ें मिल रही हैं उसके लिए मेरे गुनाह भी जिम्मेदार हैं। बात पूरी करते करते तुम्हारा गला भर गया, आंखों में आंसू आ गए। गुनाह शब्द पर मेरा ध्यान ज़्यादा गया। मैंने सोचा कि यहाँ से जो कुछ हुआ उसमें तो रमानी परिवार है। यहाँ जो कुछ हुआ उसमें तो रमानी परिवार है। मैं सब बराबर के भागीदार हैं। फिर ये अकेले खुद को क्यों दोषी मान रही है?
इसने कौन सा ऐसा गुनाह किया है और कब किया है जिसके कारण यह इतना पछता रही है, उसका इतना दुख है कि रो रही है। पहले कभी तो किसी गुनाह के बारे में संकेत तक नहीं किया। आखिर मैंने पूछा, तुमने कौन सा गुनाह किया है, कब किया है? पहले तो कभी बताया नहीं। मेरे प्रश्नों का तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। उठकर तेल की शीशी अलमारी में रखी, फिर आकर शांत बैठ गई। मैं भी उठकर बैठ गया। तुम चुप रही तो मैंने फिर पूछा। ज़्यादा जोर देने पर तुम बोली, क्या कहूँ? कहने का मतलब पुरानी बातें दोहराना ही होगा। सब तो तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारी आंखों के सामने हुआ, फिर भी पूछ रहे हो। तो मैंने कहा, काहे को पहली बुझाती हो? मेरे सामने कौन सा गुनाह हुआ? मेरे सामने करती तो तुझे मना ना करता। तो तुमने कहा, तुझे भी जब तक बच्चों की तरह न समझाओ तब तक कुछ समझ में नहीं आता। अरे यहाँ जो कुछ किया वो गुनाह नहीं तो और क्या है? पैसा कमाने, अमीर बनने के लिए इन बहनों की नकल की, झूठ बोला, धोखा दिया, रुपए पैसे पर हाथ साफ किया। इन सब से ज़्यादा बुरा गुनाह तो यह कि बिना सोचे समझे यहाँ न जाने कैसे कैसे लोगों के साथ सोई। इन बहनों की नकल करने में एकदम संकोच नहीं किया, यहाँ तक कि इन बहनों के साथ भी। अब और तो और तुझे भी साजिशन इसी में धकेला। तू भी इन बहनों से लेकर न जाने किन किन औरतों के साथ सोया, क्या क्या नहीं किया मैंने। शराब से लेकर पता नहीं कौन कौन सा नशा कर डाला। खुद तो किया ही, तुझसे भी कराया। अब तू ये बता, गुनाह किया कि नहीं किया? मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि तुम्हारी इन बातों का जवाब क्या दूं। तुम कह तो एकदम सही रही थी। मैं बिल्कुल शांत तुम्हें देखता रहा तो तुम फिर बोली, तुम्हारे साथ यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है, या तो लड़ पड़ोगे या फिर चुप रहोगे। मैं जब वह सब कर रही थी तो कम से कम मुझे टोकता तो। ऐसा तो नहीं था कि मैं तुम्हारी बातें सुनती नहीं थी, ना पूरी मानती, कम से कम आधी ही मानती। गुनाह तो कुछ कम हुआ होता, मगर नहीं, मर्द होकर भी तू वही करता रहा जो मैं करती गई, तुमसे कहती गई और करती चली गई। मैंने कहा, मैं क्या कहता? उस समय मेरी कोई बात सुनती भी थी? हमेशा सिर पर सवार रहती थी, वो दोनों तेरी बात टालती नहीं थी। तो मैं सोचता कि मेरी कोई बात तुझे बुरी लगी तो शिकायत कर देगी। दूसरे, जब मैंने देखा कि औरत होकर तू अमीर बनने के लिए कितना कुछ किए जा रही है, आगे पीछे कुछ सोच ही नहीं रही है, मुझे भी साथ खींचे हुए है, तो मैंने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा। जो ये कह रही है हम भी करते हैं, और वही सब तो मैं भी लगा रहा, साथ में करता रहा जो कुछ तुम करती रही, कहती रही। अब क्या मालूम था कि ये बहनें इतनी शातिर हैं कि हमें कुछ समझेंगे ही नहीं, हमें अपने काम, अपनी अय्याशी के लिए एक मशीन की तरह इस्तेमाल करेंगी और काम निकल जाने पर लात मार कर चल देंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस रमानी हाउस से पूरी तरह से मुक्ति पा ली जाए। हालांकि यह सोचने में हम लोगों ने बड़ी देर कर दी है, लेकिन अब भी कुछ कर लेने भर का तो समय है ही। जो भी गलत है सही है, या जो भी गलत सही हुआ वो हुआ, लेकिन अब यहाँ जब तक रहेंगे तब तक ये सारी बातें दिमाग खराब किए रहेंगी, जीना मुश्किल कर देंगे। मगर तू है कि तैयारी नहीं हो रही। मेरे इतना कहने पर तुमने कहा, मैं तो तैयार हूँ, मैं खुद निकलना चाह रही हूँ यहाँ से, बस तुम कर्जा जल्दी से उतार दो तो यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो यहाँ से मिल रही पगार बंद हो जाएगी तो और मुश्किल होगी। वो तो मैं उतार ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो नहीं है ना, जितना दे रहा हूँ हर महीने उस हिसाब से तो 2 साल लग ही जाएंगे। जब तक यहाँ रहना, तब तक यहाँ रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा। सच बताओ, तुम्हारी बात सुनने के बाद तो मेरा मन और ज़्यादा उखड़ गया है। मेरी यह बात सुनकर तुम बोली, जैसे इतना झेला वैसे ही थोड़ा और झेल लो। अभी किराए पर कहीं और मकान लेने से कर्जा उतारना मुश्किल हो जाएगा। और सुनो, जितना पैसा हमें मिलता है
अब उतने से ही हम दोनों अपना खर्चा चलाएंगे। तुम जितना कमाओ सब कर्जा उतारने में लगा दो, इससे जल्दी खत्म हो जाएगा कर्जा। मैंने कहा चलो यही करते हैं। मैंने तुम्हारा मन रखने के लिए यह कह तो जरूर दिया था, लेकिन जानता था कि इससे कोई ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तब तक रमानी हाउस से होने वाली आय चौथाई ही रह गई थी। इसलिए खर्चों में तमाम कटौती के बावजूद सच में ऐसा हो नहीं पा रहा था। होटल की कमाई से अच्छी खासी रकम निकालनी ही पड़ती थी, क्योंकि रमानी बहनें हमेशा फंसाए रखने के उद्देश्य से 1 महीने की पगार रोके ही रहती थी। इन सबसे बड़ी नई समस्या यह शुरू हो गई थी कि न जाने क्या हो गया था कि आए दिन तुम्हारी तबीयत खराब रहने लगी। कभी बुखार, कभी कमर दर्द, तो कभी सिर दर्द, कभी पेट खराब। हर हफ्ते कम से कम 1-2 दिन डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ता। डॉक्टर आए दिन न जाने कौन कौन सी जांच कराते, एक से बढ़कर एक महंगी दवाई देते। ढेर सारी दवाएं देखकर तुम परेशान होकर कहती खाना खाने से अच्छा है कि दवाई ही खाया करूं। अब तुम दिन भर में कम से कम एक बार या जरूर कहती कहाँ तो सोचा था कि पगार से घर का खर्चा चलेगा, लेकिन हालत यह हो गई कि दवाई का ही पूरा खर्चा नहीं पड़ता। होटल की कमाई ना होती तो खाने पीने के भी लाले पड़ जाते। तुम्हारी बात सही थी, होटल सही समय पर चल निकला था और साथ ही दवा का सिलसिला भी चलता ही चला जा रहा था। कई डॉक्टर बदले, लेकिन तुम्हारी हालत सुधरने के बजाय दिन पर दिन गिरती ही जा रही थी। अब मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। जल्दी ही हालत यह हो गई कि मुझे दुकान के साथ ही घर का भी काम काज संभालना शुरू करना पड़ा। एक दिन फैक्ट्री मैनेजर ने अचानक ही तुम्हारे लिए पूछ लिया कि इसकी हालत क्यों खराब हो रही है। तो मैंने उसे सब बताया। उस दिन उसने जिस तरह से बात की, उससे लगा कि यह ऊपर से भले ही सख्त रूखे व्यवहार वाला दिखता हो, लेकिन वास्तव में है दयालु। वह बिहार के किसी जिले का रहने वाला था। उसी ने फिर एक बड़े डॉक्टर का पता दिया, कहा अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तभी ठीक से पता चल पाएगा कि कौन सी बीमारी है। बीमारी का ठीक पता चलने पर ही ठीक से और सही ट्रीटमेंट हो पाएगा। मैनेजर की बातों से मैं बहुत परेशान हो गया। तुमको अगले ही दिन उसी डॉक्टर के पास ले गया। तुम चलने को तैयार नहीं हो रही थी कि बड़ा डॉक्टर है, बहुत पैसा लेगा, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने कहा कि तुम्हारे जीवन से बढ़कर नहीं है पैसा। जब डॉक्टर के पास पहुंच गया तब भी तुम मनाही करती रही, कहती रही चल ना वापस, काहे को मगजमारी करता है, मैं उन्हीं दवाओं से ठीक हो जाऊंगी। आखिर मैं खींच उठा तो गुस्सा होते हुए बोला, ऐसा है तू अब चुप कर, उन्हीं दवाओं से ठीक होना होता तो अब तक कब का हो गई होती। महीने के महीने बीतते जा रहे हैं, जो कह रहा हूँ अब चुपचाप वही कर। डांट खाने के बाद तुम कुछ नहीं बोली। डॉक्टर से ठीक से चेकअप कराया। इस डॉक्टर ने पिछले सभी डॉक्टरों को गलत बताते हुए उनकी सारी दवाएं बंद कर दी। कई जांचें कराईं, कुछ की रिपोर्ट तो कुछ ही देर में मिल गई, लेकिन कुछ की 1-2 दिन बाद मिली। सारी रिपोर्ट्स मिलने पर जब फिर पहुंचे डॉक्टर के पास तो उसने पहले तुमको अलग करके मुझे जो बताया, उसे सुनते ही मेरे होश गुम हो गए, हाथ पांव फूल गए। तुम एक नहीं 2 भयानक रोगों की शिकार हो चुकी थी। दोनों ही रोग शरीर में अपनी पूरी पैठ बना चुके थे। इलाज लंबा नहीं, जीवन भर चलने वाला था। इसके बाद भी ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। मेरी घबराहट देखकर डॉक्टर ने समझाया बुझाया दवाएं लिखकर हिम्मत से काम लेने को कहकर भेज दिया। डॉक्टर के केबिन से मैं जैसे ही बाहर आया तुमने पूछना शुरू कर दिया। क्या बताया डॉक्टर ने? मैं टालता रहा, अपने चेहरे पर उड़ रही हवाइयों को भी छिपाने की कोशिश करता रहा, मगर तुम पीछे पड़ी रही। मैं रास्ते भर टालता रहा, लेकिन घर पहुंचकर तुम बोली, तुम सच सच काहे नहीं बता रहे हो? मैंने कहा सच ही तो बता रहा हूँ बार बार, बुखार बिगड़ गया है बस। लेकिन तुम विश्वास ही नहीं कर रही तो मैं क्या करूँ? इस बार तुम गुस्सा होती हुई तेज आवाज़ में बोली,
तुम बार बार झूठ बोल रहे हो, समझे? हमें कल की छोकरिया समझ रखा है कि झूठ कहोगे सच कहोगे, जो भी कहोगे आँख मूंद कर मान लूँगी मैं। जब से तुम डॉक्टर से बात करके बाहर आए हो तब से तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। इतनी देर हो गई है लेकिन अभी तक चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। अरे सही बताने में इतना डर काहे को? क्यों डर रहे हो? हमें इतना कमज़ोर काहे समझ रहे हो? समीना, तुम इतना पीछे पड़ गए कि मैं बेबस हो गया। बेबस इसलिए भी हुआ कि तुम पसीना पसीना हो रही थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे, कमजोरी के मारे ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, मगर जिद पर अड़ी हुई थी। तुम्हारी हालत पर मुझे इतनी दया आई कि मैंने सच बता दिया। उसे सुनकर तुम बड़ी देर तक मुझे अवाक देखती रही। तुम्हारी हालत देखकर मैंने सोचा कि तुम सच जानकर रोगी धोगी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ देर में ही खुद को संभाल कर बोली, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? खाएंगे दवाई, जो होगा देखा जाएगा। अरे ऐसे भी कौन सी जिंदा हूँ, रोज रोज मर ही तो रही हूँ। बेवजह ही इतनी देर से परेशान किए थे। तुम्हारे चेहरे पर हवाइयों सामान पकड़ते समय कांपते हाथों को देखकर ही मैं समझ गई थी कि मामला कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इसके बाद हम दोनों बड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे। आते समय बड़ा पाव भेलपूरी ले आए थे। तुमको कुछ राहत मिले या सोचकर तुम्हें खिलाने और खुद भी खाने की सोची, लेकिन हम दोनों पूरा क्या आधा भी नहीं खा सके। और कोई समय होता तो यह सब 5 मिनट में खत्म हो जाता, लेकिन उस समय हम ऐसे खा रहे थे जैसे कि हलक के नीचे जा ही ना रहा हो और हम उसे जबरदस्ती अंदर ठूस रहे हों। तुम मुझे कहती खा, मैं तुम्हें कहता खा। एक बार मैं ज़्यादा कहने लगा तो तुम बड़ा पाव किनारे खिसकाती हुई एकदम मुझसे लिपट गई। मेरी छाती में सिर छिपाकर उचक उचक कर रोने लगी। मैंने भी बाहों में भर लिया तुम्हें चुप कराने के लिए। मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं थे, तो मैं तुम्हारा सिर सहलाता रहा बस। समीना, तुम बहुत देर तक, बड़ी देर तक ऐसे ही रोती रही और मैं भविष्य में तुम्हारे अपने सामने आने वाली भयावह स्थिति को सोचकर सिहर रहा था, डर रहा था। तुमने मेरे लाख कहने पर भी कोई दवा नहीं खाई। मैंने तुम्हारा ध्यान रखते हुए बाद में तुम्हारी मनपसंद कचौड़ी और आलू कद्दू की सब्जी बनाई। बहुत कहने पर भी नहीं खा रही थी। जब मैंने अपने हाथों से खिलाना शुरू किया तब तुम मुश्किल से थोड़ा सा ही खा पाई, कहने भर को। तुम्हारी हृदय बेधने वाली परेशानी देखकर मैंने फिर ज़्यादा जोर नहीं दिया। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बराबर दिख रहे थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे हृदय के आंसू देखकर उन्हें बहाओ। मुझे अब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। तुम्हें देखता तो ऐसा महसूस होता जैसे तुम उस अंधेरे में मुझसे कहीं दूर और दूर होती, काले आसमान में किसी नन्हे तारे से झिलमिलाने लगी हो। मेरी उदासी इतनी घनी होती गई कि मैं संज्ञा शून्य सा हो गया। अगले दिन मैं खाना बनाने किचन में गया तो गैस चूल्हे पर तवा रख कर खड़ा रहा। गैस जलती रही। बहुत देर हो जाने पर तुम लड़खड़ाती हुई देखने पहुंच गए। कभी पूरे रमानी हाउस को अपनी तीखी आवाज़ से गुंजा देने वाली तुम्हारी आवाज़ में अब वह शक्ति ही नहीं रह गई थी कि मुझे एक आवाज़ देकर बुला सकती। अब तुम्हारी आवाज़ मानो, अब तुम्हारी आवाज़ इतनी धीमी थी कि सामने बैठा व्यक्ति ही सुन सकता था। तुमने जब मेरी बाँह पकड़ी तो मेरी संज्ञा लौटी। तुम्हें देखकर मैं घबरा गया। तवा बीच में हल्का केसरिया सा हो रहा था। जल्दी से तुम्हें वहीं एक तरफ बैठा कर खाना बनाया, फिर तुम्हें वापस कमरे में पहुंचाकर खाना ले आया। अगले 2-3 दिन मैं होटल नहीं गया, कारीगर के सहारे छोड़ दिया। तुम्हारी सेवा में लगा रहा। नई दवाओं से तुम्हें कुछ राहत मिली तो तुम एकदम पीछे पड़ गए कि होटल जाओ, धंधा संभालो। कब तक मेरी सेवा में लगे रहोगे? कोई मर्द औरत की इतनी सेवा करता है क्या? मैंने तो यह ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा था।
इतने साल शौहर के साथ रही, कई बार बीमार पड़ी, लेकिन उसने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। खाने पीने की तो बात ही छोड़ दो। ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि हर औरत को तुम्हारे जैसा ही शौहर दे, कोई दवा असर करे या न करे। लेकिन तुम्हारी सेवा, तुम्हारे बेइंतहा प्यार ने इतना असर कर दिया है कि अब तुम होटल संभालो, मैं ठीक हूँ। समीना, तुम्हारी जिद के चलते मैंने चौथे दिन होटल जाना शुरू किया। चौथे दिन मैं होटल चला गया। तुम्हें अकेला छोड़कर जाने का मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा, सुन, तू भी मेरे साथ होटल चल। वहाँ एक तरफ तुम्हारे लेटने भर की जगह बना दूंगा, वहीं आराम करना। लेकिन तुम नहीं मानी। बोली, वहाँ ग्राहक आते जाते रहेंगे, शोरगुल में आराम नहीं कर पाऊंगी। मैं रहूँगी तो तुम काम भी ठीक से नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम जाओ, मैं यहीं रहूँगी। ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन करूँगी। वैसे भी यहाँ ताला लगा के तो चल नहीं सकती। मैनेजर किस समय आ जाए कोई ठिकाना तो नहीं रहता। तुम्हारी जिद, तुम्हारी बातों के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। मैं चला गया, लेकिन होटल पर मेरा मन नहीं लग रहा था। संयोगवश उस दिन रोज से कहीं 3 गुना ज़्यादा कस्टमर आ रहे थे। आगे के 2 होटल उस दिन पता नहीं क्यों बंद थे। शाम 4 बजते बजते मेरा मन बड़ा घबराने लगा। मैंने सोचा होटल कारीगर के सहारे छोड़कर चलूं, लेकिन ग्राहकों की आवाजाही मुझे रोक ले रही थी। मगर 5 बजते बजते मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारे पास तुरंत पहुंचने के लिए अपनाया हुआ चल दिया। रवानी हाउस पहुंचा तो मेन गेट के बगल वाला छोटा गेट खुला हुआ मिला। मैं बाइक खड़ी कर अंदर दाखिल हुआ तो लॉन में ही मैनेजर 3-4 लोग और दिखाई दिए। मैनेजर ने मुझे देखते ही कहा, आप? वह अपना मोबाइल कान में लगाने ही जा रहे थे, लेकिन मुझे देखते ही हाथ नीचे कर लिया। तभी मेरे मोबाइल पर एक रिंग होकर बंद हो गई। निकाल कर नंबर देखा तो वह नंबर मैनेजर का ही था। वह मुझे ही फ़ोन कर रहे थे। मुझे देखते ही काट दिया था। मैंने उनके पास पहुंचकर नमस्ते किया। मन थोड़ा सा शंकित हुआ कि आज इनके साथ इतने लोग क्यों। मैं कुछ पूछता कि उसके पहले ही उन्होंने पूछा, तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा था क्या? उनके इस प्रश्न से मैं एकदम घबरा गया कि क्या हो गया, ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। मैंने उन्हें देखते हुए कहा, नहीं तो हम दोनों के बीच तो कोई झगड़ा नहीं चल रहा था, हमारे बीच तो झगड़ा होता ही नहीं। मेरे जवाब पर उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, ठीक है। फिर चुप हो गए तो मैं सर्वेंट क्वार्टर की तरफ मुड़ा। मेरा मन तुम पर लगा हुआ था, लेकिन मेरे मुड़ते ही मैनेजर बोला और थोड़ा भारी आवाज़ में बोला, यहीं रुको, अभी कहीं नहीं जाओ। उनकी इस बात से मैं घबरा गया। मैंने सोचा कि इनसे कहूँ कि मुझे अंदर तुम्हारे पास जाने दें। आखिर कौन सी ऐसी बात है कि ना तो तुम दिख रही हो और ना ही ये मुझे अंदर जाने दे रहे हैं। लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही उनकी मोबाइल की घंटी बज उठी। उन्होंने अंग्रेजी में बात की। रमानी बहनों के कारण उनकी अंग्रेजी में कई बातों का सारा अर्थ मैं समझ गया था। उन्होंने किसी को सारी बातें बताते हुए जल्दी ही पुलिस के आने की बात कही थी। पुलिस का नाम सुनते ही मैं पसीना पसीना हो गया। साहब सुंदर हिडिंबा के चलते पुलिस की मार का अनुभव मिल चुका था, वह भी बिना किसी अपराध के। इसलिए पुलिस के आने की बात ने मेरी हालत खराब कर दी। मैं एकदम घबरा उठा कि यह मैनेजर कुछ बता नहीं रहा, तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है। आखिर कौन सी गड़बड़ होगी कि पुलिस बुलाई गई है। फ़ोन पर मैनेजर की बात खत्म होती ही मैंने उससे पूछा, आखिर आप बताते क्यों नहीं बात क्या है? सैमी दिख नहीं रही है, पुलिस भी आ रही है, क्या हुआ? कुछ तो बताइए, मुझे सैमी के पास जाने दीजिए। मगर मेरी बातों का मैनेजर पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने बड़े सपाट शब्दों में कहा, शांति से खड़े रहो। जब समझ ही लिया है कि पुलिस आ रही है तो सीधे क्यों नहीं रहते? सीधे नहीं रह सकते? बेवजह उछल कूद मचा रखी है। इतना कॉमन सेंस नहीं कि जब पुलिस आ रही है तो कोई खास बात ही होगी, समझे?
उन्होंने यह बात बड़े गुस्से में कही। मैं आसानी से इस बात को समझ गया था कि उनके गुस्से का असली कारण यह था कि मैंने उनकी बातों का आशय समझ लिया था, जबकि उन्होंने यह सोचकर अंग्रेजी में बात की थी कि मैं उनकी बात नहीं जान पाऊंगा। लेकिन उनके गुस्से का मुझ पर जो असर हुआ उससे तुमसे तुरंत मिलने की अकुलाहट एकदम बढ़ गई। मैंने थोड़ा तन कर कहा, मैं सैमी के पास जा रहा हूँ, पुलिस जब आएगी तब आएगी। मेरी बात सुनते ही वह हत्थे से उखड़ गए। मेरी तरफ झपट कर मुझे आंखें तड़ते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? चुपचाप खड़े रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझे? उनके आगे आते ही बाकी साथी भी एकदम से आगे आगे और मुझे घेर लिया। और कोई समय होता तो मैं मैनेजर का टेटुआ पकड़कर उसे एक हाथ से ही दूर फेंक देता। मेरे कंधे से भी कम थी उनकी हाइट, मगर हालात के कारण खून का घूंट पीकर शांत रहा। मुझे 26 की घटना याद आ रही थी। वहां भी तो आखिर में पुलिस ही आई थी। पूरा दृश्य नजर के सामने आ गया था। मेरी आत्मा कांप उठी। मैनेजर का व्यवहार उस समय सुंदर हिडिंबा के व्यवहार जैसा हो रहा था। इन सब के चलते मैं बहुत व्याकुल हो अचानक मुड़कर तुम तक पहुंचने के लिए कमरे की तरफ भागा। मैंने मैनेजर से तो उसके किसी आदमी की परवाह नहीं की। उन सब ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन सबको एक तरफ झटकता हुआ मैं कमरे के सामने पहुंच गया। वो भी चिल्लाते हुए मेरे पीछे पहुंच गए, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर भी मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाया। कमरे का दरवाजा बंद था। मैं जब तक खोलने की कोशिश करता तब तक उन पांचों ने मुझे खींचकर दूर दरवाजे से दूर कर दिया। मैनेजर ने लगे हाथ कई गालियां दे डाली, साथ ही साथ हाथ भी उठाया, लेकिन आखिरी क्षण में न जाने क्या सोचकर वापस खींच लिया। उनके साथियों ने मुझे दबोच रखा था। मैं उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन मैं छुड़ा नहीं पाया। तभी मुझे एहसास हुआ कि अब मुझ में 8-10 साल पहले वाली ताकत नहीं रह गई। अब तक जितना समझता था सच में तो उसकी आधी भी नहीं है। इस एहसास के साथ ही मैं एकदम सन्न रह गया। मैंने खुद को उन सब की पकड़ में एकदम ढीला छोड़ दिया। फिर मैनेजर से हाथ जोड़कर कहा, मुझे खाली इतना बता दीजिए कि सैमी कहाँ है, बात क्या है, मुझे उसके पास क्यों नहीं जाने दे रहे? मैंने बड़ी विनम्रता से पूछा था, लेकिन समीना बदले में मुझे भद्दी गालियां और चुप रहने की हिदायत मिली। मेरी कोशिश बेकार गई। मैं शांत खड़ा हो गया। मेरे पहुंचने के करीब 15 मिनट के बाद पुलिस पहुंची। मैनेजर पुलिस इंस्पेक्टर से ऐसे मिला जैसे कोई बहुत ही करीबी बड़े दिन बाद अचानक ही मिल गया हो। उसने उसको फिर अंग्रेजी में सारी बातें बताई, लेकिन ज़्यादातर बातें थोड़ा अलग जाकर की जो सुनाई नहीं दी। 2 मिनट बाद ही वह कमरे के सामने पहुंचा। कांस्टेबल ने दरवाज़ा खोल दिया। वह अपनी फोर्स के साथ दाखिल हो गया। हम सब बाहर ही थे। मैं पसीना पसीना हो गया। दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा, ऐसे जैसे कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ कर रुका हूँ। तुमको लेकर तरह तरह के अशुभ विचार मन में एक के बाद एक आते जा रहे थे। कुछ देर में पुलिस ने मुझे अंदर बुला लिया। कमरे में पहुंचते ही मुझे जो दिखा उससे मैं हतप्रभ हो गया। दिलो दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गए। आंखों के सामने कुछ देर अंधेरा छा गया। तुम पंखे से बंधी साड़ी से लटकी हुई थी। मैं हक्का बक्का तुम्हें देखता रह गया। आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी इंस्पेक्टर ने पूछा, ये तुम्हारी कौन है? उसके प्रश्न से चौंक कर मैं उसकी ओर मुड़ा। मैं तुरंत उसकी बात का जवाब नहीं दे सका तो उसने फिर पूछा। मैंने कहा, जी ये मेरी पत्नी है। फिर उसने पूछा, तुम्हारी शादी कब हुई? यह बात पहली बार मुझसे किसी ने पूछी थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दूं। मैं असमंजस में चुप रहा तो उसने फिर डपकते हुए पूछा। तो मैंने बता दिया कि इतने दिनों से हम दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। इसी घर में हम दोनों मिले थे। साथ ही मैंने रवानी बहनों का हवाला देकर कहा कि
आप चाहें तो उनसे भी पूछ लें। मेरी इस बात पर वह कुछ देर मुझे घूर कर देखता रहा, फिर कहा, बिना शादी के ही दावा ठोक दिया पति होने का। इसके साथ ही उसने कई गालियां दी। इसके बाद फोटो खींचकर तुमको फंदे से उतारा गया। लेकिन लेडीज पुलिस के नाम पर जो 2 मरियल सी कांस्टेबल आई थी, मैं नहीं चाहता था कि तुमको पुरुष कांस्टेबल छुएं, लेकिन मन का तो जीवन में कुछ हुआ ही नहीं था, तो यहाँ कैसे हो जाता। उन सब ने तुमको उतार कर तख्त पर लेटाया। अलग अलग कोणों से कई और फोटो खींची गई, पूरे कमरे की तलाशी ली गई, तो तख्त पर पड़े तकिए के नीचे तुम्हारा लिखा सुसाइड लेटर मिला। तुमने सीधे सीधे लिखा था, मेरे प्यारे प्यारे विलेन किंग, मेरे तसव्वुर के राजा, मेरे हीरो, तुम बिल्कुल खफा ना होना। न तुम ये कहना कि मैं कायर थी, जिंदगी की दुश्वारियों से डर कर मौत को गले लगा लिया। मेरे दिल में हर पल रहने वाले मेरे राजा, मैंने दरअसल अपना एक फर्ज पूरा किया। जब डॉक्टर ने यह बताया कि मेरे यूटरस में कैंसर है जो काफ़ी फैल चुका है, सर्जरी हर हाल में जल्दी से जल्दी करनी होगी, बात इतनी होती तो भी मैं तुम्हारे प्रति अपना फर्ज पूरा करने के लिए यह कदम न उठाती। मगर जब उसने एड्स भी बताया और कहा कि तुम्हारी बीमारी लापरवाही के कारण बहुत बढ़ चुकी है, और एक दूसरे हॉस्पिटल का नाम बताकर कहा कि वहाँ फ़ोन कर देगा वह, मैं वहीं जाऊँ, तुरंत एडमिट करने की स्टेज है मैं हूँ। उसने यह भी बताया कि पैसा बहुत लगेगा। पूछने पर जितना बताया उससे मैं बहुत डर गई। इतना तो मैं तब भी नहीं डरी थी जब उसने इन बीमारियों के बारे में बताया था। मैंने इतना जानने के बाद पूछा कि इतना पैसा खर्च करने के बाद मैं बच तो जाऊंगी, तो वह साफ साफ बताने के बजाय कहानी समझाने लगा। बार बार पूछने पर भी कहानी समझाता रहा तो मैं सच समझ गई। मुझे यकीन हो गया कि जो सुनती हूँ कि ये बीमारी मौत के साथ जाती है, मौत के साथ जाती नहीं बल्कि मौत तक ले जाती है, तो सही यही है या मुझे मौत के सामने लाकर खड़ा कर चुकी है। बेवजह है पैसा खर्च करना, तिल तिल कर मरने, रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है कि एक बार मरूं। देखो, एक फ़ायदा और समझदारी की बात यह भी है कि इससे न सिर्फ पैसा बच जाएगा बल्कि और ज़्यादा कर्जा नहीं होगा। तुम पर पहले ही बहुत ज़्यादा कर्ज है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम कर्ज के साथ साथ मेरे कारण और तकलीफ झेलो। मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे एडमिट करने के लिए पैसों के इंतज़ाम में लग गए हो। अब एक और बात कहने जा रही हूँ। देखो, इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ कह रही हूँ कि तुम मेरी बात मान जाओगे। मैं सच में तुझे दिल से चाहती हूँ, इसीलिए इतना कह रही हूँ। बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। रोज़ रोज़ टीवी पेपर लोगों से सुनती समझती रहती हूँ। तुम भी यह जानते हो, समझते ही होगे कि ये बीमारी कैसे फैलती है। हम दोनों इतने दिनों से साथ हैं, संबंध हैं। देखो, मैं ऊपर वाले से बार बार ये दुआ करती हूँ कि अंतिम सांस में भी यही दुआ करूँगी कि तुझे ना हो। लेकिन मेरे प्यारे विलेन राजा, तुम ही बताओ, सच्चाई से मुंह कैसे मोड़ लूँ? तुम ही तो बार बार कहते हो कि सच्चाई से डरना नहीं चाहिए। इसीलिए बहुत हिम्मत करके कह रही हूँ कि अपनी जांच जल्दी से जल्दी करवा लेना। तुझ पर कुछ अधिकार समझती हूँ, इसीलिए यह भी कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तेरा अकेलापन मेरे साथ ही खत्म हो जाए। देख, मैं बार बार कहती हूँ कि जरा भी हील हुज्जत न करना। मेरे न रहने के बाद तुम तुरंत लौट जाना अपने ज़िले, अपने मोहल्ले, अपने घर बड़वापुर लौट जाना। देखना वहाँ सब कैसे तुझे हाथों हाथ लेंगे। तेरे सारे दोस्त, तेरा पूरा परिवार, पूरा खानदान तुझे सिर आंखों पर बिठाएगा। तुम्हारे वो जो तीव्रतम सुख वाले प्रोफेसर साहब भी अगर मिलेंगे तो वो भी तुम्हें गले लगा लेंगे। तुमने उनके बारे में जो जो बताया था उससे मैं उन्हें बहुत ही ज्ञानी आदमी मानती हूँ। वो ज़रूर तुम्हारी पीठ थपथपा कर कहेंगे,
या तुमने बहुत अच्छा किया जो लौट आए। सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन अब यह भूल दोबारा नहीं करना। तब उनसे कहना कि बरसों पहले आपने तीव्रतम सुख के बारे में जो बता दिया था वह तब उनसे कहना कि बरसों पहले आपने तीव्रतम सुख के बारे में तो बता दिया था, अब तीव्रतम दुख के बारे में भी बता दीजिए। जब वो बता दे तब देखना कि अब तक तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ क्या उसमें कोई ऐसी घटना भी है जिसे तीव्रतम दुख कह सकते हैं। अगर ठीक समझना तो उसके बारे में अपने प्रोफेसर साहब से बात भी करना। देखना इन सारी बातों तुझे इतना सुकून मिलेगा इन सारी बातों से कि तुमको मुझे भूलने में भी देर नहीं लगेगी। तू जान भी नहीं पाएगा कि कब मुझे भूल गया। मेरी यह बात एकदम सच मानना, कोई शक शुबा ना करना। मैं अपना अनुभव कह रही हूँ। जब मेरा मन तेरे साथ लग गया, तेरे में रम गया, तो मैं अपना पिछला सारा कुछ भूल गई बच्चों को, भूल गई उस शौहर को, उसकी ज्यादतियों को, उसके हर काम को जिसके कारण मेरा यह हाल हुआ। मैं भूल गई थी उसके कहे गए आखिरी शब्दों को जो मुझे तब बर्चियों की तरह चीरते चले गए थे। तलाक 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 या 3 तलाक। उनकी बर्चियाँ ऐसे लगी थीं शरीर में कि बता नहीं सकती। लगा सारी बर्चियाँ शरीर को बेधती हुई निकल गई हैं बाहर। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कभी तलाक की इन बर्चियों का जख्म भरेगा या जख्म देने वाले शौहर को कभी भूल पाऊंगी। काश देश में 3 तलाक पर कानून पहले बना होता तो मैं उस नामुराद को मजा जरूर चखाती। लेकिन तू ही देखना, सोचना कि जब तेरे साथ सुकून मिला, तुमने बेइंतहा प्यार किया, पैसा कमाने का जुनून सवार हुआ, तो सब भूल गई, खो गई तुझी में। अब तू खुद को ही देख लेना। जब मुझसे मिला तो शुरू में अपनी छब्बी की कितनी बातें करता था, थकता ही नहीं था। 26 से शुरू होता था, 26 पर ही खत्म होता था। सच बताऊं तब मैं ऊब जाती थी 26 सुनते सुनते। लेकिन जब तू मेरे साथ जुड़ा तो भूल ही गई 26 को। जरा याद करके देख, पहले के मुकाबले 1 पैसा भी याद करता है 26 को। अब तो तेरे मुंह से सैमी ही निकलता है, सैमी सैमी सैमी। इसीलिए कहती हूँ कि बड़वापुर लौट जाना। वहाँ परिवार के साथ जब सुकून पाएगा तो सब भूल जाएगा। जब तुझे ज़रूरत पड़ेगी तो तेरा पूरा परिवार तेरे साथ खड़ा मिलेगा। और यहाँ तो कोई नहीं होगा आगे पीछे। एक बात और की, इतने दिनों साथ रहते रहते या बखूबी समझती हूँ कि अब तू अकेले नहीं रह पाएगा। तू अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुका है, खोखला हो चुका है। अब तुझे सहारा चाहिए ही चाहिए, अपनों का सहारा। इसलिए मेरी बात मान लेना और बड़वापुर लौट जाना, निसंकोच लौट जाना। हाँ, जब कभी समय मिल जाया करे अपनों से तो मुझे याद करके आंसू ना बहाना, बल्कि हंसना, खुश होना कि हम दोनों ने इतना समय साथ साथ बिताया। आखिर में इस तरह अलग हुए या सोचकर भी दुखी ना होना। मेरे हिसाब से तुम्हारे अब तक के जीवन का यही तीव्रतम दुख है। फिर भी कहूँगी कि दुखी बिल्कुल मत होना और अपने प्रोफेसर साहब से कहना कि अधूरी शिक्षा ना दिया करें, सिक्के के दोनों पहलू दिखाया करें। देखा, मैंने भी तुम्हारे प्रोफेसर साहब की तरह जल्दी ही तुम्हें उत्तर बता दिया, तुम्हें परेशान नहीं होने दिया। देखो मेरे तन मन धन, मेरे ख्वाबों के राजा, हम दोनों ने जो कुछ किया देखा जाए तो किसी भी तरह से सही तो नहीं था ना। हम दोनों उन चाहतों के शिकार हुए जो हर तरह से नाजायज़ थी। अपनी गलत चाहतों के कारण ही हम दोनों गुनाह दर गुनाह करते रहे। और अब देखो विलेन राजा, अब मैं यह मानती हूँ कि आदमी को उसके अच्छे बुरे का सारा सिला इसी जिंदगी में, इसी धरती पर मिल जाता है। दोजख जन्नत सब यही है। इसलिए परेशान मत होना, दुखी मत होना, अपने घर लौट जाना, जहाज का पंछी हो या घोंसले का।
सांड डले जहाज या घोंसले में ही लौटता है। आखिर में यह नहीं लिखूंगी कि मेरा अंतिम संस्कार तुम अपने हाथों करना, मुझे सुपुर्द खाक करना, क्योंकि तुम पर मुझे पक्का भरोसा है। आंख मूंद कर यकीन करती हूँ कि यह सब तो तुम बिना कहे ही करोगे। अच्छा, मुझे माफ़ करना इस खता के लिए भी, और जो अनजाने जाने अनजाने हुई हूँ उन सब के लिए भी। अलविदा, अलविदा मेरे विलेन राजा। तो समीना इस तरह तुम्हें एक झटके में अलविदा कहकर चल दी, तीव्रतम दुख देकर। छब्बी से आखिर में दो बातें करने को कौन कहे, उसे देख भी नहीं सका था। मेरी पीड़ा इससे ज़्यादा और क्या होगी कि तुमने भी दो बातें कर लेने का अवसर नहीं दिया। छब्बी और तुम में इतना फ़र्क है कि छब्बी का अंतिम संस्कार कैसे हुआ यह तक पता नहीं चला। पुलिस की लाठियाँ उल्टे मिली थी, जबकि तुम्हारी इच्छा अनुसार अंतिम संस्कार मैं कर सका था। शुरुआत में पुलिस से कुछ गालियों के सिवा कोई और मुश्किल नहीं हुई। मैनेजर भी न सिर्फ शांत रहे बल्कि हर तरह से मदद की, एक मित्र की तरह साथ दिया। तुम्हारी कई सारी बातें मैंने पूरी की, बस एक बात को छोड़कर कि बहुत कोशिश करके भी बड़वापुर घर नहीं लौट सका, क्योंकि घर लौटने को लेकर तुमने जो बातें जानी समझी थी वो वास्तव में वैसी रह नहीं गई थी, बदल चुका था सब। वहाँ जाने के बाद कोई मुझे सिराकों पर बैठाने को छोड़ो, ढंग से बैठने के लिए भी कहने वाला नहीं है। इसके लिए अकेले जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने काम ही ऐसे किए थे। दूसरे करेला उस पर नीम चढ़ाया कि यहाँ कुछ बन तो सका नहीं। हाँ, बनने के चक्कर में कर्म ऐसे ऐसे कर डाले कि बदले में वो बीमारियाँ पाल ली हैं कि माँ बाप भी होते तो सिराकों पर बैठाने को छोड़ दो, घर के किसी कोने में ही बैठाते। यही सब सोचकर मैंने तुम्हारी घर वापस जाने की बात नहीं मानी। इसके लिए बार बार माफ़ी मांगता हूँ। तुमने तो बीमारी का सिर्फ अंदेशा ही जताया था, मगर मुझे यकीन था मैंने इस मामले में भी खुद को तभी तुम्हारे साथ मान लिया था जब डॉक्टर ने तुम्हारी यह बीमारी बताई थी। जल्दी ही यकीन सच में बदल गया। लेकिन मैं जब तक काम करने लायक रहा तब तक करता रहा और भले मानुस का कर्ज उतार दिया। मुझे पूरा विश्वास था कि यह सब जानने के बाद रमानी बहनें मुझे मैनेजर से कहकर बाहर निकलवा देंगी, मगर मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। मैं आश्चर्य में तो तब पड़ा जब करीब 2 साल बाद दोनों बहनें वापस आईं। उन्हें देखकर मैंने सोचा कि बस अब समय आ गया है बाहर सड़क फुटपाथ पर दर दर भटकने का, मगर मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैं उनके आने पर डर के मारे उनके सामने नहीं गया। वह दोनों खुद ही आई कमरे पर, मेरा हाल चाल पूछा। तब तक मैं बेहद कमज़ोर पड़ चुका था। बातों ही बातों में मैंने बता दिया कि काम धंधा सब बंद हो चुका है, अब खाना पीना भी मुश्किल है, दवा की तो कोई बात ही नहीं। उन दोनों ने संक्षिप्त से कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अरेंज करवा देती हूँ। और इस तरह उन बहनों के चलते सर्वेंट क्वार्टर मेरा ठिकाना बना हुआ है। कौन सा दिन मेरी भी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब हाल यह है कि इस रमानी हाउस में जिस ओर भी नज़र डालता हूँ तुम दिखाई देती हो। विलेन किंग कहने वाली मेरी सैमी। अब मैं एक और बात भी अक्सर सोचता हूँ कि यह सब करके तुम तो चली गई और मैं मौत के दरवाजे पर खड़ा हूँ, मगर ये बहनें, मेरे साथ संबंध तो इन दोनों के भी रहे हैं। इन्हीं का आने जाने वाला कोई मेहमान ही तो यह मौत का सामान यहाँ तक ले आया। फिर ये सामान लाने वाले अब तक मौज में कैसे हैं, या इनमें भी कई ऐसे हैं जो हम जैसे हो गए हैं, मगर पैसों की आड़ में सब छिपे हुए हैं, जैसे साहब सुंदर डिम्बा के काले कारनामे और बड़वापुर में बंद पड़ी फैक्ट्री को बंद करवाने वाले लोग। अरे वाह वाह वाह,
आखिर मैंने इसे पूरा कर ही लिया। शाबाश रे हमनी के शाबाश। हाँ समीना, मैं खुद ही को बार बार शाबाशी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे तो कोई है ही नहीं जो मुझे मेरी किसी सफलता पर शाबाशी दे, बधाई दे। इसलिए मैंने अपने हाथों से अपनी पीठ छूकर स्वयं को बधाई दे दी, क्योंकि जीवन में पहली बार मैंने कोई काम सफलतापूर्वक कर लिया है। काम भी कोई साधारण काम नहीं है, एक असाधारण काम है मेरे लिए। कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत ही असाधारण ही है। तुम होती तो तुम भी खुशी से झूम उठती, क्योंकि यह काम ऐसा है जो विलेन किंग बनने के मेरे सपने को एक दूसरे तरीके से पूरा करेगा। जानती हो, इसका पूरा श्रेय मैनेजर साहब को जाता है। मैं तो यह सोचता हूँ कि यह हमारा दुर्भाग्य था कि वो हमें इतनी देर से क्यों मिले, नहीं तो हमारा जीवन ही कुछ और होता। न मैं तुम्हें खोता, न खुद को खोने की कगार पर खड़ा पाता। तुम्हारे जाने के बाद कभी कभार उनसे होने वाली बात जल्दी ही इतनी होने लगी कि हम मित्रवत हो गए। सारी बातें जानने के बाद एक दिन वह बोले, तुम तो वास्तविक जीवन में ही नायक नहीं खलनायक सब बन चुके हो। नायक भी, खलनायक भी, हास्य कलाकार भी, सब कुछ, सारे रोल अदा कर दिए हैं। तुम्हारा जीवन तो किसी बहुरंगी फिल्म से भी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा है। इतना ज़्यादा कि फिल्म क्या एक लंबी शानदार वेब सीरीज बन सकती है। वैसे भी इस समय वेब सीरीज का समय है। फिल्म तो बीते ज़माने की बात होने की तरफ बढ़ रही है। इस कोविड-19 महामारी ने तो फिल्म इंडस्ट्री की भी ऑक्सीजन चोक कर दी है। समीना फिर एक दिन वह अचानक ही बोले, बासु, विलेन किंग बनने का तुम्हारा सपना मैं पूरा करूँगा। यह सुनते ही मैं अवाक उन्हें देखता रह गया, क्योंकि मैं उनकी क्षमता, उनका स्वभाव जानता था। वह वही बात कहते हैं जिसे 100% कर सकते हैं। मुझे अवाक देखकर उन्होंने पूछा, क्यों मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या? मैंने कहा, आपकी किसी भी बात पर अविश्वास की बात तो मैं सोच ही नहीं सकता। मैं तो अपनी किस्मत पर आश्चर्यचकित हूँ कि अब मेरा सपना पूरा होगा, मगर अपनी हालत को देखकर समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं एक्टिंग कैसे करूँगा। तब वह मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें एक्टिंग करनी ही नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मैं बड़े पसोपेश में पड़ गया कि बिना एक्टिंग किए मेरा सपना कैसे पूरा हो जाएगा। मैंने बड़े संकोच के साथ उनसे अपनी शंका व्यक्त की, तो उन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ आराम से सारी बातें बताई, जिसे सुनकर मैंने कहा, मेरा सपना तो केवल विलन बनने का था, लेकिन आपने तो मुझे हीरो, विलन से लेकर राइटर, डायरेक्टर सब बना दिया है। मैं बना दिया ही कहूँगा, क्योंकि आपने तो एक तरह से सारी तैयारी भी कर ली है कि कैसे कैसे क्या क्या किया जाना है। हाँ समीना, वह एक पुख्ता प्लान के साथ मुझसे बात कर रहे थे। असल में उनके एक बहुत ही करीबी मित्र फाइनेंसर हैं, जो फिल्म सीरियल निर्माताओं को फाइनेंस करते हैं। मैनेजर साहब ने उन्हीं से बात की। उन्होंने उनकी बात एक सीरियल निर्माता से करा दी। निर्माता ने उनसे बातें करने के बाद कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, ऑडियंस को ग्रिप में लिए रहेंगे, आप मुझे पूरी स्टोरी दीजिए। इसके बाद मैनेजर साहब ने मुझसे सिलसिलेवार पूरी स्टोरी देने के लिए कहा। अब मेरे सामने विकट समस्या आ खड़ी हुई कि मैं पूरी स्टोरी दूँ कैसे। मैनेजर साहब ने कहा, यह काम तुम्हारे अलावा और कोई तो कर नहीं सकता, करना तुम्हें ही है। तुम्हारे जीवन की बातें तुम ही लिख सकते हो। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे लिए यह कोई कठोर या कोई कठिन काम नहीं है। जब अपने सपने के लिए अब तक इतना संघर्ष किया, तो इसे आखिरी संघर्ष समझकर शुरू कर दो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जब शुरू कर दोगे तो आसानी से पूरा कर लोगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर छोड़ने से लेकर अब तक की सारी बातें जैसे मुझे बताते थे वैसे ही लिखते चले जाओ बस।
इतना तो लिखना पढ़ना जानते ही हो कि जो भी बातें हैं वह सब लिख लोगे। जो भी लिखोगे उसे फाइनली उसका प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर अपने हिसाब से उसे ठीक कर लेगा। वो स्टोरी में ज़रूर कुछ ऐसा जोड़ेंगे घटाएंगे जिससे यह उनके मुनाफे के लिए हॉट केक बन सके। समीना, इसके बाद मैनेजर साहब ने मुझे इतना समय नहीं दिया कि मैं ज़्यादा सोच विचार कर कंफ्यूज होता। उन्होंने अगले ही दिन एक छोटी सी फोल्डिंग टेबल, एक रिम कागज़, एक पैकेट पेन भिजवा कर फ़ोन किया। हंसते हुए कहा, मिस्टर राइटर, आज से नहीं अभी से शुरू हो जाइए। टेबल पर बिस्तर रखकर आराम से जितनी देर लिख सकें उतनी देर लिखें। लगातार देर तक बैठकर खुद को थकाने की आवश्यकता नहीं। समीना, मैनेजर साहब की बातों, कागज़ पेन सब देखकर सुनकर मैं भी उत्साह उमंग जोश से भर गया। जैसे कोई बच्चा नया खिलौना देखकर तुरंत उसके साथ लग जाता है, मैं भी उसी तरह लग गया। बिस्तर पर दीवार के सहारे पीठ टिका कर बैठ गया। टेबल खोलकर पैरों के ऊपर रख ली। राइटिंग पैड पर पेपर लगाकर शीर्षक लिखा, बड़वापुर का विशेश्वर। लेकिन फिर तुरंत काट दिया क्योंकि मुझे लगा कि यह शीर्षक गलत है और अनुचित भी, क्योंकि विशेश्वर के साथ छब्बी और समीना भी हैं। इन दोनों के बिना तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। बड़ी देर सोचने पर भी जब समझ में नहीं आया तो मैंने शीर्षक छोड़कर आगे लिखना शुरू कर दिया और आज करीब 5 महीने बाद यह पूरा लिख लिया है। लेकिन सही और उचित शीर्षक अभी तक नहीं रख पाया। हालांकि दिमाग में कई शीर्षक है, जैसे बासु की सेमी, बासु छब्बी और सेमी, उसकी नायिका का आखिरी पत्र। मगर इन सब से मुझे बात बनती नहीं दिखी तो मैंने यह सोचकर इस पर दिमाग लगाना बंद कर दिया कि मैनेजर साहब से कहूँगा कि आप प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर से कहिएगा कि वो अपने हिसाब से रख लेंगे। वैसे भी आप कह ही रहे थे कि वह शुरुआत से ही इस ढंग से करेंगे कि उनके लिए या शुरू से ही आखिर तक हॉट केक बन जाए। समीना, इस समय मेरे रोम रोम से मैनेजर साहब के लिए धन्यवाद गूंज रहा है। वह इन 5 महीनों में बराबर मेरे पास आते रहे, मुझे प्रोत्साहित करते रहे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप सीरियल बनवा देंगे। आप सीरियल तो बनवा देंगे, मेरी कहानी हमेशा के लिए अमर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मेरी एक्टिंग की इच्छा ही रह जाएगी। इस पर वह मुझे कुछ देर गंभीरता से देखने के बाद बोले, तुम्हारी यह इच्छा भी जरूर पूरी होगी। मैं उनसे कहूँगा कि आखिरी के कुछ एपिसोड में वो कुछ ऐसा मोड़ दें, उस तरह का मोड़ दें कि बीमार बासु का रोल तुम करो, तुम खुद कर सको। जब बीमार बासु ही वह रोल अदा करेगा तो दृश्य इतना स्वाभाविक होगा कि देखने के बाद कोई उसे भूल नहीं पाएगा। ये दृश्य तुम्हें हमेशा जीवित रखेंगे मेरे मित्र। यह सुनते ही मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, देखिए आखिरी एपिसोड बनने तक जीवित भी रह पाता हूँ कि नहीं। मेरे यह कहते ही वह बहुत गंभीर हो गया। मुझे लगा कि मैंने बिल्कुल सच बात गलत समय पर बोल दी, तो बात बदलने की गरज से मैंने अपने मन की यह बात भी उनसे कही कि कहानी में रमानी हाउस सहित सभी के नाम बदल दे रहा हूँ, जिससे किसी का व्यक्तिगत जीवन आम चर्चा का विषय बन उनके मान सम्मान को ठेस ना पहुँचाए। पहले तो सभी के वास्तविक चेहरे दुनिया के सामने उजागर करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा प्रतिशोध अच्छा नहीं। यह सुनकर उन्होंने कहा यह अच्छा किया, नहीं तो रामानी बहनें तुम पर अमेरिका से ही हमला करती और यहाँ वालों के हमलों की गिनती तो मुश्किल हो जाती। वह बराबर अपनी राय बताते रहते थे, जिससे मुझे अपना काम पूरा करने में बहुत आसानी हुई। आज रात ही वह यह पूरी कहानी ले जाएंगे सीरियल निर्माता को देने के लिए।
लेकिन समीना, मैं बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ कि पहले विलेन बनने की कोशिश करते करते नौकर बन गया। मैनेजर साहब ने नौकर से उठाकर लेखक बना दिया, लेकिन इन सब के बीच विलेन किंग बनने का मेरा सपना कहाँ है? मैं तो स्वयं को अब भी वहीं खड़ा पा रहा हूँ जहाँ कभी प्रस्थान के समय था। मेरी विजय रेखा मुझे अब भी उसी क्षितिज रेखा के पास दिख रही है जहाँ प्रस्थान के समय थी। हाँ हाँ समीना, वह अब भी वहीं है। धन्यवाद मित्रों।